नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। कल का दिन एमपी की सियासत का बड़ा दिन है। कल आ रहे 2 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि एमपी की राजनीति का ऊंट आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा। यूं तो 2 विधानसभा चुनाव के बहुत मायने नहीं होते, लेकिन आम चुनाव के कुछ महीने पहले यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विपक्ष के अघोषित नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी ताकत झोंकते हों तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके मायने दरअसल हैं क्या। दोनों ने सैकड़ों सभाएं और रैलियां की, वोटर के हाथ पैर जोड़े और किसी प्रोडक्ट की तरह कैंडिडेट को पहले इस्तेमाल करें और पसंद न आने पर दोगुनी कीमत के साथ वापसी की गारंटी भी दे आए कि वापस कर दीजिएगा 5 महीने के बाद। दोनों ने झोली फैलाकर वोटर से मोहलत मांगी कि किसी तरह से 5 महीने का वक्त देकर देखिए। दरअसल ये चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहे थे, बल्कि शिवराज और सिंधिया ने लड़ा। नतीजे यदि शिवराज के पक्ष में आए तो सिंधिया की कांग्रेस के अंदर उभर रही दावेदारी को तगड़ी चोट लगेगी और संभव है कि दावेदारी को खत्म ही मान लिया जाए। यदि सिंधिया दोनों सीट जीत गए तो शिवराज के लिए दिक्कतें आएंगी। पहले अठेर, फिर चित्रकूट, और अब ये 2 चुनाव हार जाने के बाद भाजपा के अंदर यह प्रचारित हो जाएगा कि अब शिवराज का जादू चुक रहा है। आज बात इसी पर करेंगे कि क्या नतीजों की फिक्र में रत जगह कर रहे हैं दोनों नेता। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जिससे आपका तादाद में इसके साथ बन जाए, और उसके बाद जो हमारे साथ मेहमान है उससे चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। धड़कनें तेज हैं और अखियों से नींद गायब है। उपचुनाव के नतीजों को लेकर कुछ ऐसा ही हाल है कोलारस मुंगावली से लेकर भोपाल तक के सियासी गलियारों में। मैदान में उतरे खिलाड़ियों की सांसें जो थमी हैं सो थमी हैं। थम तो सियासत का पहिया भी आ गया, जिसे अब किस दिशा में जाना है ये 28 फरवरी यानी कल ही तय होगा। इधर विधानसभा में शिवराज सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही होगी। उधर सियासी नफे नुकसान के तराजू पर एक तरफ सिंधिया होंगे तो दूसरी तरफ शिवराज। वैसे दावा दोनों का यही है कि इस बार होली का गुलाल उन्हीं के खेमे में रंग जमाए। इस बार तो लगता है कि मुंगावली में केसरिया होली होने वाली है और कांग्रेस की माद में जाकर हम उसके जबड़े से जब सीट खींचेंगे तो भाजपा की होली तो प्रदेश में अच्छी हो ही जाएगी। हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि दोनों नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ही जाएंगे। दावे जो भी हों, एक दावा यह भी है कि मुंगावली कोलारस का उपचुनाव जो प्रचार के आखिरी दिन उत्तरायण था, उसका रुख मतदान के दिन कुछ दक्षिणायन हुआ है। कोलारस में 70.46% और मुंगावली में 77.5% वोट सियासत के ऊंट को किस करवट बैठा लेंगे, इस पर अभी सियासत के समझदार सूरमाओं का दिमाग भी चकराया हुआ है। लेकिन एक बात आईने की तरह साफ है कि जहां भी ये ऊंट बैठेगा एमपी की सियासत के भविष्य को लेकर बैठेगा। अगर उपचुनाव में नतीजे सिंधिया के पक्ष में गए तो एमपी कांग्रेस में उनकी दावेदारी मजबूत मान ली जाएगी और राज शिवराज का सूरज अस्ताचल की ओर हो जाएगा। वहीं अगर सीटों का मौजूदा इतिहास बदलने में शिवराज कामयाब हुए तो जय जयकार मुंगावली कोलारस से भोपाल तक उनकी ही होगी। वैसे एक गुंजाइश मैच के टाई होने की भी है। खैर जो भी हो, अब कल होगा। आज तो बस यही कह सकते हैं कि साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, भोपाल। 3 मेहमान है हमारे साथ। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं बाला बच्चन, ये सदन में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। स्वागत है बालाजी का। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं आशीष शर्मा, ये विधायक है बीजेपी के। आशीष जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेश शिरोटिया, राजेश जी का भी स्वागत। सबसे पहले बाला बच्चन जी, पूरी जान लगा दी आपने भी बतौर विपक्ष। आपकी अपनी सीट को बचाने के लिए सैकड़ों सभाएं कर डाली, पूरी जान लगा दी। कल का दिन आपके लिए खुशखबरी लेके आएगा या फिर कुछ तनाव? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वहां गया हूं। एक सप्ताह तक मैंने टाइम दिया है। मुंगावली और कोलारस दोनों सीटों पर मैंने जाकर ये देखा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह था कांग्रेस को जिताने के लिए और सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोशित थी वहाँ की जनता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस दोनों सीटें जीतेगी और जीतने के कारण तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जब आप जानना चाहेंगे तो मैं मुद्दे बताऊंगा, लेकिन कल हम दोनों सीटें जीतेंगे। ठीक है आशीष जी, क्या फर्क पड़ेगा? एक आपका भी दावा मैं एक बार सुन लूं। आपके बड़े नेता तो कह रहे हैं, तमाम अभी हमने सुना है विजय भान सिंह पवैया कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की मान में घुसकर उसके मुंह से जीत खींच के ला रहे हैं।
तो ऐसे हालात बनेंगे कि आपको भी उम्मीद है? निश्चित ही कांग्रेस के पास ये सीटें काफ़ी समय से हैं और हम लोगों के लिए चुनौती इन सीटों को पाना एक बहुत बड़ी मानता हूं अपने आप में, लेकिन हमने कड़ा संघर्ष किया है और मुझे लगता है कि ये दोनों सीटों के परिणाम इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। एक इसी तरह की राय हम ले लेते हैं, क्योंकि कल नतीजे आएंगे और कल ही कुछ घंटे के बाद ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आकलन, क्योंकि राजेश सिरोठिया जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी उस इलाके में गए थे अपनी कवरेज के लिए, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपका आकलन क्या कहता है, कल कांग्रेस खुश हो जाएगी या बीजेपी? देखिए वो सीटें, दोनों सीटें जो है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सीट है। 2008 में ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2003 में भी यहाँ से इनके विधायक जीते थे, लेकिन 13 में जो है दोनों सीटें ये हार गए थे। और चूंकि ये लड़ाई को सरकार ने असल में कुछ गलत निर्णय से लड़ाया, शिवराज की टीम ने, उन्होंने सिंधिया बनाम शिवराज चुनाव बना दिया, तो अब वो सारा फोकस जो है वो सिंधिया का हो गया। और वहाँ पर 200 अटेर में भी यही हुआ था, चित्रकूट में भी यही हुआ था, वो इसीलिए सिंधिया बनाम अजय सिंह बनाम शिवराज हो गया था अटेर में। जी। तो वहां पर कुल मिला के नहीं, चित्रकूट तो बहुत कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां बहुत कभी कभारी भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, लेकिन यहाँ तो दोनों चीजों के लिए अवसर रहते हैं और कोशिश बहुत अच्छी की है भूपेंद्र सिंह ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर बात करें तो भूपेंद्र ठाकुर और नरोत्तम मिश्रा ने बहुत अच्छी जान लगाई है, वसुंधरा यशोधरा राजे ने भी मेहनत की है, लेकिन वहाँ के हालात और परिस्थितियाँ जो है, जमीनी हालात, वो सरकार के खिलाफ हैं और उससे नतीजा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सरकार को उम्मीद करना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को। और चूंकि लड़ाई कुछ गलत तरीके से लड़ी, प्रत्याशी के चयन में भी कुछ गफलत हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी में दिखावे के लिए तो बहुत लोग काम किए हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उतना मोबिलाइजेशन नहीं कर पाया। आशीष जी, आपसे जवाब चाहूंगा, ये आकलन लगभग जितने भी जर्नलिस्ट वहां गए हैं कवरेज के लिए, उन सभी का है कि जो आपका जो फ्रंटियर रो है वो बिल्कुल एक तरह से न्यूट्रल सा था। यदि जीत गए आप तो ठीक है कि ये माना जाएगा कि बाकी लोगों के प्रयास हैं, लेकिन ये तो एक आप लोगों के लिए चेतावनी है कि जो आपकी अग्रिम पंक्ति है वो एक तरह से न्यूट्रल होती जा रही। देखिए, कल परिणाम आने दीजिए, तभी उसके बाद उन परिणामों की व्याख्या और अन्वेषण किया जा सकेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमने विकास के नाम पर इस चुनाव को लड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने भी इन चुनावों में अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वाह किया, लेकिन ये जरूर मैं मानता हूं कि चुनाव बहुत मुश्किल, ये दोनों उपचुनाव हमारे लिए माने गए थे, पर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपनी पूरी ताकत इस पूरे चुनाव के लिए लगाई है और मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ काम नहीं किया है। बूथ स्तर तक हमारे संगठन ने मजबूती के साथ काम किया है और मीडिया और सबका अपना एनालिसिस हो सकता है इन चुनावों को लेकर, लेकिन शिवराज जी हमारे सर्वमान्य नेता है और उनके नेतृत्व में हमने ये दोनों चुनाव लड़े हैं। नहीं, शिवराज जी सर्वमान्य नेता है, इसमें तो माने बीजेपी के अंदर मेरी समझ से अभी तो कम से कम किसी तरह का कोई संशय नहीं है। बालाजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए यदि दोनों सीटें आपके खाते में जाती हैं, कांग्रेस के खाते में, तो जो सिंधिया जी की दावेदारी है वो पुख्ता हो जाएगी, फिर ये माना जाएगा कि शिवराज जी के खिलाफ आने वाले चुनाव में यदि कोई चेहरा है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस कारण से उम्मीद कर रही है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे। भाजपा के अलावा सरकार चुनाव लड़ी है, शिवराज सिंह जी ने सरकार की पूरी ताकत दोनों उपचुनाव को जीतने में लगा दी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। जनता खूब खपा और नाराज और परेशान और तंग आ चुकी है इस सरकार से। बाकी जहां मतलब तक आपका प्रयास कम है, जनता ज्यादा ही नाराज है? नहीं, हमारा प्रयास तो है ही सही है, लेकिन जनता ने 15 साल तक इस सरकार को जो देखा है तो अब फेल जैसा इस सरकार को कर दिया है। जहां तक आपने नेतृत्व वाली बात पूछी है, तो देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को और उनकी टीम के जो सीनियर मोस्ट लीडर है, उन सबको किस प्रदेश में किसको नेतृत्व सौंपना है, कहाँ क्या परिवर्तन करना है और किनको लीडरशिप देना है, ये मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी को तय करना है। ये लेकिन स्कोर कार्ड तो बढ़िया हो जाएगा ना सिंधिया जी का, कि अटेर भी पूरी सरकार से, आप ही कह रहे हैं कि पूरी सरकार लग जाती है, तो पूरी सरकार से लड़के अटेर वो जिता लाते हैं, पूरी सरकार से लड़के यदि 2 सीटें जिता लाएंगे तो स्कोर कार्ड तो उनका मेरिट वाला हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल इस पे विचार, ये सब सारी चीजों का चिंतन मनन और विचार और इसको रिव्यू, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। तो मेरे हिसाब से चुनाव परिणाम के बाद जो भी करना है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। आशीष जी, यदि के साथ ही मैं इसी क्षेपक के साथ बात मैंने बालाजी से भी की थी, आपसे भी करूंगा कि यदि मान लीजिए बीजेपी हार जाती है दोनों सीटें, क्या फर्क पड़ेगा अभी जो मौजूदा सिस्टम है उसमें?
देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो चुनाव हैं, इससे मध्य प्रदेश की सरकार के भविष्य के बारे में आपको आकलन नहीं करना चाहिए। ये 2 उपचुनाव हैं, पहले भी कई सारे उपचुनाव हुए हैं, जो उपचुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारी सरकार बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश में कर रही है और निश्चित ही आने वाले समय में भी जो मुख्य चुनाव हमारे आम चुनाव होंगे मध्य प्रदेश के 2018 के, उसमें भी हम पुनः सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन 2 चुनावों का असर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर किसी भी तरह का नहीं पड़ेगा। जीतने पे भी नहीं पड़ेगा? जीतने पे बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन हारने पे अगर हम किसी खुदा न खास्ता हार भी जाते हैं तो इस तरह का कोई नुकसान या पार्टी के किसी निर्णय पर इसका असर नहीं पड़ेगा। राजेश जी, आपसे भी यही सवाल मैं करूंगा जरूर कि यदि मान लीजिए जीत जाते हैं तो सिंधिया जी की भूमिका किस तरह की होगी, यदि हार जाती है बीजेपी तो बीजेपी में किस तरह का जो फंक्शनिंग है, जो सिस्टम है, वो किस तरह का होगा? देखिए, शिवराज जी जिस पिच पे बल्लेबाजी करने गए हैं वो पिच तो जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, उनका संसदीय क्षेत्र है, और उन्होंने सीधी पंगा जो है वहीं ले लिया। फिर वहां पर इन्होंने बहुत योजनाएं गिनाई हैं, लेकिन कोलारस में पेयजल का समस्या गांव ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर से पानी खरीद के पीते हैं, ग्रामीण बहुत खतरनाक स्थिति है, उसका कोई समाधान सरकार नहीं दे पाई। और मुंगावली में प्रत्याशी का चयन बीजेपी का बहुत गड़बड़ रहा है। ये दोनों मुद्दे बहुत खतरनाक हैं, जिसको कि अब कितना गड्ढा पाटने की बहुत बात कर रहे हैं भाजपा के संकट मोचक, लेकिन गड्ढे दोनों जगह बहुत बड़े थे। कितना पाट पाएंगे कल नतीजों से पता चल जाएगा। अच्छा, इतने जैसे एक तरह से दिख रहा था कि कोलारस लगातार कैंप किया, जो इनके सबसे ताकतवर मंत्री कहलाते हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने लगातार कोलारस में कैंप किया। मुंगावली में जो दूसरे ताकतवर मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कैंप किया। इनका दावा है कि ये जीत रही है दोनों सीटें। और कांग्रेस कई बार क्या होता है कि एक बार मंत्री कभी जा नहीं रहे क्षेत्र में और फिर अचानक मंत्रियों की फौज टूट पड़े तो जनता में इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। और आपके जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो मतदाताओं को लुभाने के लिए या उनको मनाने के बजाय वो इनकी सेवा चाकरी में लग जाते हैं, और ये हुआ भी है। और इन्होंने 3 मंत्री बनाए भी उसी जात पात के समीकरणों को साधने के लिए। पहली बार हुआ कैबिनेट में, उपचुनाव के चलते कैबिनेट का विस्तार हुआ, सारी चीज हुई। अब ये देखना पड़ेगा कि ये वोटर इसको किस तरह से लेते हैं। बाला बच्चन जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो राजेश जी बात कर रहे हैं, क्या यही आपके पक्ष में जाएगा कि इतनी मंत्रियों की फौज उतार दी, पूरी भीड़ वहां पे जाके प्रचार कर रही है, या सिंधिया जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है उस इलाके में? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी के हाथ से अब सभी चीजें निकल चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है, और अब समय और परिस्थितियां भाजपा के विपरीत और खिलाफ बन चुकी है। अब कहीं के भी अगर चुनाव होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे यहाँ पर जो अभी नगर परिषदों के जो चुनाव हुए, एक मेरी नगर परिषद अंजड़ ऐसी बनी है जो भाजपा मुक्त बनी है। 15 में से 15 वार्ड हम लोगों ने जीते हैं, और हमारा जो अध्यक्ष जीता है 15,000 में से 15,000 वोट पड़े, उसमें से 4,380 वोट की लीड है। भाजपा मुक्त हम लोगों ने बनाया है। तो ये 2 उपचुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि वर्ष नवंबर 2018 में जो मेन चुनाव मध्य प्रदेश विधानसभा के जो होना है, वो भी अब भाजपा नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस अब जीतेगी। आशीष जी, जवाब आपका। जवाब आशीष, जवाब। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इन छोटे छोटे नगरीय निकायों के चुनावों में और उपचुनावों को कोई जनादेश नहीं माना जाना चाहिए। ये एक तात्कालिक परिणाम है, और स्थानीय भी बहुत सारे मुद्दे। लेकिन श्रीमान, किसने बात किया? बात किया ना आपके मुख्यमंत्री ने, बात किया आपके तमाम मंत्रियों ने कि बहुत बड़ा चुनाव। संभव है कि मीडिया का भी इतना फोकस नहीं होता यदि आप लोग इस तरह से कैंप नहीं। सारा तो कवायद कर डाली जो राजेश जी कह रहे हैं, कैबिनेट रिसफल करा जा रहा है, ढेरों अनाउंसमेंट। जितने उपचुनाव आपने पहले मध्य प्रदेश में देखे होंगे, सब दूर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कार्यकर्ता, विधायकगण लगे थे चुनावों को जिताने के लिए, और सभी ने सामूहिक रूप से प्रयास किए थे पार्टी को जिताने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लगते हैं, उनको जो जिम्मेदारियां दी जाती है सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी जहां जहां कार्यकर्ताओं को भेजा जाता है हम भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरी संगठन की ताकत झोंक दी। कांग्रेस जो कह रही थी हम हजारों वोटों से जीतेंगे, उन महाराजा सिंधिया ग्वालियर राजघराने के हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गली गली होना पड़ा, चप्पे चप्पे होना पड़ा, और जो शुरू में दम्भ भर रहे थे कि हम एक तरफा यहाँ से जीत रहे हैं, आज वो एक तरफा जीत कहीं हमको दिखाई नहीं देती। राजेश जी, ये जो उनसे अपन ने बात की, इनका जो आशीष जी का जो तर्क है, बालाजी का भी जो तर्क है, मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस जीतेगी, यदि जीती तो, या ज्योतिरादित्य सिंधिया? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से क्रेडिट सिंधिया जी को जाएगा क्योंकि वो सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता भी गए हैं।
बाला बच्चन जी भी गए हैं, अजय सिंह जी भी गए हैं, अरुण यादव भी गए हैं, कमलनाथ भी गए हैं। सिर्फ दिग्विजय सिंह जी नहीं जा पाए, तो उनके बेटे गए थे, वो चूंकि नर्मदा यात्रा में लगे। तो ऐसा नहीं है, सारे लोगों का वो होगा, उसके साथ ही नतीजा निकलेगा। लेकिन नायक का सेहरा जो होता है वो सिंधिया के सिर पे बंधना लाजमी है। बाला बच्चन जी, जो इतनी मेहनत की बीजेपी ने, तमाम तरह के अनाउंसमेंट किए और वहां कैंप किया, कैबिनेट रिसफल भी किया, यदि मान लीजिए आपके पक्ष में हुआ तो उनके पास तो एक लॉजिक है बाकायदा कि ये तो परंपरागत आपकी सीट थी। नहीं, अभी आपने सुना ना राजेश जी से, राजेश जी ने कौन से वर्ष में किस पार्टी ने जो चुनाव जीते हैं इन क्षेत्रों से, वो आपको उल्लेख किया है। इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। दूसरी बात, अभी आशीष शर्मा जी ने ये बोला है कि भाजपा ने वहां पूरी ताकत नहीं झोंकी और सिंधिया जी को द्वार द्वार जाना पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी क्या नहीं गए हैं? मुख्यमंत्री जी तो बस में घूमे हैं, हमारे साथ मुख्यमंत्री जी क्रॉस हुए हैं। तो भाजपा ने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी है। जमीन में बैठ के भी उन्होंने सभा संबोधित की, गांव में भी रुके। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दो उपचुनाव फिर जिस तरह से हंडी में चावल चेक करते हैं ना, चावल पके कि नहीं पके, वैसे ही ये जो दो उपचुनाव है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद और कोई असेंबली इलेक्शन के पहले उपचुनाव आना है। ये दोनों परिणाम वैसे ही होंगे जैसे हंडी में चावल चेक करने वाले होते हैं वर्ष 2009 में। तो हंडी में चावल की तरह नेता भी चेक कर लीजिए आपके भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि 2 चुनाव जिता देते तो 230 भी जिता सकते हैं फिर। नहीं, देखिए, इसका फैसला करने का तो मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा से जनता रूठ चुकी है और भाजपा का पूरा चेहरा सामने आ जा चुका है। और ये चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम हो, चाहे ये जो पिछले 2 हमने उपचुनाव विधानसभा के जीते वो हो, या कल जो परिणाम आ रहे हैं ये चुनाव परिणाम हो, और ये अब आगे इस बात का संकेत करते हैं कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रास्ता साफ हो गया सत्ता में आने का। आशीष जी, कांग्रेस मुक्त नारा देने के बाद प्रवीण जी मैं याद दिलाऊंगा जी, अगर कल के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो 13 उपचुनाव के रतलाम लोकसभा की 8 की 8 सीटें हारे थे और 5 चुनाव ये हो जाएंगे, तो 13 चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। और इन्होंने केवल मैहर और जो बहुरी अपना क्या कहते हैं विजय रावगढ़, वहां पर जो संजय पाठक और कांग्रेस के 2 विधायकों से इस्तीफे करा चुनाव लड़ा था, नारायण जी, वही का इनका प्लस है। आशीष जी, जवाब आपका। मैं यही कहना चाहता हूं, कल के परिणाम आप देखिए, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक परिणाम आ जाएंगे, ट्रेंड्स भी हमको मिलने लग जाएंगे। ये चुनाव के दोनों उपचुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की पूर्ण संभावना है, लेकिन कहीं भी ये मध्य प्रदेश के आगामी जनादेश की ओर इंगित नहीं करेंगे, सरकार की नाकामियों की ओर इंगित नहीं करेंगे। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और 2018 में क्या करेंगे फिर वहां? यदि आप जीतेंगे तो क्यों, हारेंगे तो क्यों? क्या मुद्दा होगा जो आपको जिता लाएगा उन 2 जगह से? और यदि हार गए मान लीजिए तो क्या वजह होगी? हम जीतेंगे। जनता के सामने जो हमने विकास किया है, मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा किया है, उसके कारण हम जीतेंगे। और यदि खुदा न खास्ता हमारी थोड़ी बहुत हार भी होती है, किसी कारण से ऐसा परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आते, जिसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, जिनकी संभावना बहुत कम है, अगर परिणाम फिर भी हमारे अनुकूल नहीं आते हैं तो हम इसे जनता का जनादेश स्वीकार करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं भी हम ये नहीं मानते कि ये सरकार की नाकामी है या भारतीय जनता पार्टी के संगठन की। बाला बच्चन जी से पूछते, बाला बच्चन जी, जीती यदि आपकी पार्टी तो क्या मुद्दे होंगे, हारी तो क्या वजह होगी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो मेन और खास मुद्दा तो ये है कि सरकार ने जो किसानों के साथ जो वादा किया था, अभी जैसे भावांतर योजना की बात की गई, आज भावांतर योजना का जवाब देने का दिन था विधानसभा का। आज कृषि, सहकारिता, लोक निर्माण और शिक्षा विभाग का जवाब देने का था। बुकलेट में मैंने जो माननीय विधायक गणों ने जो प्रश्न लगाए हैं उनके सबके आधे अधूरे उत्तर आए हैं। और भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को जो पैसा मिलना था, मूल्य का, भाव का अंतर, वो आधे से भी कम नहीं हुए हैं। और प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को तो हमने ही बार बार उठाया था, मैंने ही बार बार उठाया था। इस सरकार ने 1 क्विंटल प्याज की तुलाई कितनी दी है मालूम? 220 रुपए। 1 क्विंटल प्याज के भंडारण के लिए 140 रुपए लगाए हैं। 24 करोड़ रुपए इनने इस तरह से 24 करोड़ रुपए का अता पता नहीं है। प्याज का मुद्दा है, वृक्षारोपण का मुद्दा है। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा, नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा की थी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भ्रष्टाचार है। तो काफी मुद्दे हैं। मेन इसमें है कि कई दिनों से अभी तक फसलों का बीमा नहीं मिला है। अभी ओलावृष्टि हुई है, उसका मुआवजा नहीं दिया है सरकार ने, भाव के मूल्य नहीं दिए, महंगी बिजली, और जैसा भी कोलारस और मुंगावली में पानी की समस्या थी ना, ऐसी पानी की समस्या पूरे मध्य प्रदेश में, बिजली की समस्या मध्य प्रदेश में है। और किसान लगातार आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। पिछले 14 साल के कार्यकाल में 15,000 खेती किसानी से जुड़े हुए किसानों ने और मजदूरों
करोड़ आत्महत्याएं की ठीक है। है। ये तमाम कारण है, युवा बेरोजगार है, ये तमाम कारण जो 2 चुनाव कल हम जीतेंगे उसके पीछे ये तर्क और ये कारण है। ठीक है राजेश जी, एक जो बात है कि वो उसी दिन बजट और उसी दिन रिजल्ट, ये संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति? नहीं, उसको सोची समझी रणनीति क्या कहेंगे, बजट का तो कि फोकस शिफ्ट हो जाए, यदि मान लीजिए हार गए तो फोकस शिफ्ट हाँ, होगा। बजट तो लंबा चौड़ा लेके आने वाले हैं, 2 लाख करोड़ का बजट आने वाला है। हाँ, तो फोकस शिफ्ट हो जाएगा लोगों को। वो देखिए, वो सरकार अपने तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट करती है, सक्षम है, उनके लोग हैं, तंत्र है, वो अपने तरह से करते हैं, लेकिन जो जनता में जो एक फील आ रहा है वो तो नहीं बदल सकते ना। आप जनता जो- क्या इसे केवल अनाउंसमेंट मानती है, जो ये घोषणाएं करते हैं उसे? निश्चित रूप से जो घोषणाएं जिस मात्रा में हुई हैं उस तादाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ है। पानी की जो समस्या है, जिसमें 2008 में घोषणा की थी, अभी तक 18 आ गया, 10 साल में पानी की समस्या नहीं सुलझी। तो लोग वहाँ यही कह रहे थे, जब इनके नेता जा रहे थे नंद कुमार चौहान से, यही कह रहे थे कि भैया इसका हैंडपंप 8 के 8 लगे गाँव में, एक में भी पानी नहीं आ रहा है, बस स्टैंड पे जाना पड़ता है दूर जाके, एक हैंडपंप पे पानी मिल रहा है, और अभी महीने भर बाद क्या हालत होगी। तो जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। और वही जो आशीष जी जिस तरह से बात कर रहे थे, योजनाओं का ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन वही गालिब का शेर है ना कि वो क्या है कि जिंदगी भर गालिब हम यही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। आशीष जी, धूल चेहरे पे है और आईना साफ कर रहे हो आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हमने बहुत अच्छा काम इस मध्य प्रदेश में किया है और आज मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हम लोग देख रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह के भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करती है, सदन में चर्चा जब हम भी कराना चाहते हैं तब सदन से वॉकआउट इस कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण कर जाते हैं। मेरा आपसे कहना है कि लोकतंत्र में चर्चा करने से भागना अच्छी बात नहीं है। अगर कांग्रेस को विपक्ष में रहने का जनादेश जनता ने दिया है तो हमें सत्ता करने का जनादेश जनता ने दिया है। और हमारा सर्वोच्च सदन इस मध्य प्रदेश की विधानसभा है, वहां पर पेयजल संकट से लेकर किसानों के हर मुद्दे पे आप चर्चा कर सकते हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अरे आप चर्चा भी से पानी कहाँ मिलेगा साहब? प्रयास से मिलेगा पानी, अगर उस इलाके के लोगों के लिए पानी की प्रयास मुश्किल भी है। हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारी मुख्यमंत्री नल जल योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में हमने की है। इस बार जरूर सूखे का साल है, बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है तो जल संकट समय से पहले हमारे सामने आ गया है, लेकिन हम जल संकट से नहीं लड़ पाए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। हमने जल संकट से लड़ने के लिए भी काम किया है हमारी सरकार ने। जनता खुश होगी आपको लगता है? वहां की जनता खुश होगी या नाराज होगी ये तो समय आने पर बताएंगे, लेकिन कल का समय ज्यादा वक्त नहीं, 8-9-10 ठीक है, घंटे है। कल 10-11-12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। बाला बच्चन जी, एक बहुत जी। छोटा संक्षेप में जी, आपसे जी, एक जी, जी। रिमार्क, वक्त क्योंकि हमारे यहाँ से फिसल रहा जी। है, वो ये कि कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस हराने का वहां प्रयास कर रही है और बीजेपी को बीजेपी हराने का प्रयास कर रही है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, राजेश जी ने भी अभी बताया कि सारे नेता हमारे वहाँ सब लगे थे और सब ने जी जान के मेहनत की है, सब ने ठीक है। प्रयास किया है कि कांग्रेस जीते और इसके परिणाम कांग्रेस के पक्ष और फेवर में आएंगे। मैं आपको बताना ठीक है, चाहता हूं। वक्त हमारे पास माफ कीजिए इतना ही है। तीनों मेहमानों को हमको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं जरूर दर्शकों से कहूंगा कि अमूमन हम जो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर डिबेट, उसमें कयासों पर बात नहीं करती। आज पूरा जो फोकस था वो कयासों पर था, वो इसलिए भी कि यहाँ जो भी दावे किए जाएंगे 8 घंटे बाद आपके सामने होंगे, 8 या 10 घंटे बाद, कि दरअसल इन दावों में कितनी सच्चाई थी और कितना वजन था। तो देखते रहिए, कल नतीजे आ जाएंगे और ईटीवी पर सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे मुंगावली और कोलारस के नतीजे भी और बजट भी। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।